दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार पटवारी की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की उम्मीद है। तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न समाहित हैं जो कि आपकी पटवारी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि आपके उसी के आसपास हैं सिलेबस के कि वो भी पूछे जाने की 100% उम्मीद है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है द्रव अवस्था से गुजरे बिना किसी ठोस को गैसीय अवस्था में बदलने की विधि का क्या नाम है। जैसे कि कोई भी पदार्थ आप गलाते हैं तो पहले उसकी प्रोसेस होती है। मान लीजिए ठोस है, ठोस के बाद वो बनेगा द्रव और द्रव के बाद क्या बनता है, द्रव के बाद बनता है गैस। लेकिन जो है आपको द्रव की प्रोसेस जो है इसको छोड़ के सीधे ठोस से गैस बनाना है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और ये उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो जैसे आप देखते हैं कपूर, पूजा में उपयोग किया जाता है कपूर का। जो कपूर है जो ठोस होता है और जैसे ही आप उसमें आग लगाते हैं तो वह ठोस से सीधे कैसे बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, ना कि द्रव में। और हर चीज़ जो है वो आप गलाएंगे तो पहले वो किस में बदलेगी, द्रव में, इसके बाद वो भाप बनेगी या फिर धुआं बन के उड़ेगी यानी कि गैस बनेगी। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में जो ठोस होते हैं वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण आपको बताया है कौन, कपूर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है मेढकों में थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए पानी में खालिस्तान की उपस्थिति आवश्यक है। किसकी? मेढकों में जो थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए पानी में किसकी उपस्थिति की जो है आवश्यकता होती है? आयोडीन की, कार्मेल की, पोटेशियम की या फिर कैल्शियम की। तो थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए जो है पानी में मेढकों को आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? आयोडीन की। अगला प्रश्न है आपका एस्बेस्टोसिस वास्तव में एक खालिस्तान रोग है। कौन सा रोग है? फेफड़े का रोग, चिकित्सीय रोग, नेत्र रोग या फिर किडनी का रोग। किसका रोग है बताइए? एस्बेस्टोसिस किसका रोग है? तो जो है एक जो रोग है वो किसका रोग है? एक फेफड़ों का रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? निम्न में से कौन एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? पेट्रोल, शराब, एलपीजी या फिर ऑक्सीजन। तो जो है यहाँ पर बताना है ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो आप जानते हैं पेट्रोल भी ज्वलनशील है, एल्कोहल भी ज्वलनशील है, एलपीजी जो कि आपकी यूज होती है भोजन पकाने में ये भी ज्वलनशील है। लेकिन ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं है बल्कि यह जो है जलने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है और यहाँ से 2 बार प्रश्न बदल के पूछा गया। एक बार पूछा था जो है कि जो है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये तो है आपका आंसर चार्ल्स डार्विन। लेकिन एक बार और पूछा गया था कि जो है चार्ल्स डार्विन, तो जो विकासवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो दिया है चार्ल्स डार्विन ने। और इनकी जो है किताब 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट में पूछी गई थी। चार्ल्स डार्विन की जो है पुस्तक, जल्दी से कमेंट करके बताइए चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है पीने का पानी हमारे शरीर के लिए माना जाता है ध्यान न देने योग्य, नगण्य, ऐच्छिक या आवश्यक। तो जो है एसेंशियल यानी कि पानी हमारे शरीर के लिए कैसा है? आवश्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला है क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण क्या है? क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण क्या है? ओवन, फ्रिज, भाप का टरबाइन या फिर धातु कर्म। क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आपको क्लोज सिस्टम का जो है उदाहरण मिलेगा क्या? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो है क्लोज सिस्टम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका पीने को पानी के लिए सुरक्षित बनाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? पीने को पानी को जो है सुरक्षित बनाने की विधि कौन सी है? जमने से यानी कि फ्रीज करके जमा देंगे, बर्फ़ बना देंगे, या फिर पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए उबालते हैं पानी को, या फिर नमक मिलाकर, या फिर क्लोरीन मिलाने से। कैसे आप जो है पीने के पानी को सुरक्षित बनाने की विधि अपनाएंगे? तो इसका जो पीने के पानी के लिए सबसे सही और सटीक आंसर है वो है कि पानी को कीटाणुओं में से विहीन या कीटाणुओं को मारने के लिए उबाल कर पीना। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है नामांकित आरेख के मूल डिजाइन का वर्णन करता है। जो नामांकित आरेख है खालिस्तान के मूल डिजाइन का वर्णन करता है। राष्ट्रीय उद्यान का, बायोस्फीयर रिजर्व का, वन्यजीव अभ्यारण्य का या फिर चिड़ियाघर का। तो जो नामांकित आरेख हैं वो आपके बायोस्फीयर रिजर्व का जो है मूल डिजाइन का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है जो है, ये प्रश्न जो आपको बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न जो है लगभग अभी 1-1.5 साल में जो परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं और पटवारी में भी कुछ प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखिए, ठीक है। शीत ऋतु में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? शीत ऋतु में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, मौसमी फसलें या फिर व्यावसायिक फसलें? किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं शीत ऋतु में? तो जो शीत ऋतु है यानी कि आपकी अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, तब कौन सी फसल उगाई जाती है? तब उगाई जाती है अपने यहाँ पर जो है चना, क्या चना, मसूर, गेहूँ। तो ये सब जो फसलें हैं वो किसकी फसलें हैं? ये सारी फसलें जो हैं रबी की फसलें कहलाती हैं, ठीक है। और खरीफ की फसलें कब? जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, यानी बरसात वाली फसलें हैं। इनमें कौन कौन आएगा आपका? सोयाबीन, अरहर जो है और उड़द, मक्का, ठीक है, ये चीज़ें आएंगी। इसके बाद मौसमी फसलें, सीजनल क्रॉप को 2 भागों में इन्हीं में बांटा है। व्यावसायिक फसलें जो आप कभी भी उगा सकते हैं, व्यवसाय के उपयोग होती जैसे कि सब्जियां, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पक्षी का उड़ान अनुकूलन किसके कारण होता है? पक्षी का जो है उड़ना का जो अनुकूलन है वो किसके कारण होता है? पंखदार आवरण के कारण, पंख के कारण, इंसुलेशन के कारण या फिर खोखली हड्डियों के कारण? तो जो पक्षी होते हैं, पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं कैसी? खोखली। पक्षियों की हड्डियां होती हैं खोखली, जिसके कारण वह उड़ने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, यानी कि हड्डियों का वजन हल्का हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जीवों के उस समूह का नाम बताइए जिसमें हिंद अंगों के पंजों वाले अंग होते हैं जो चलने, बैठने और तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि आगे के अंग उड़ान के लिए अनुकूलित होते हैं। उस जीवों के समूह का नाम बताना है जिसमें हिंद अंगों में पंजे वाले अंग होते हैं जो वो चलने, बैठने और तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि आगे के अंग जो हैं उड़ान के लिए अनुकूलित होते हैं। वो कौन से हैं? पक्षी हैं, सरीसृप हैं, स्तनधारी हैं या फिर उभयचर हैं? तो अगर वो पानी में तैरते भी हैं, चलते भी हैं और उड़ते भी हैं, तो इस प्रकार के जो जीव हैं वो कैसे कहलाते हैं? वो आपके जो हैं कौन हैं? पक्षी हैं। वो चलते भी हैं, तैरते हैं, उड़ते हैं और जो है पकड़ बनाते हैं। इस प्रकार के जो होते हैं क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे दोहराए जाने वाले मोनोमर्स से बनी लंबी श्रृंखला का नाम बताइए। छोटे जो हैं दोहराए जाने वाले मोनोमर्स होते हैं, उनसे जो लंबी श्रृंखला बनती है उसका नाम बताना है। पॉलीथीन, बहुलक, रेशम या फिर टेरिकॉट? बताइए। तो जो लंबी बनी श्रृंखला होती है उसको कहा जाता है क्या? पॉलीमर या फिर बहुलक, जो कि छोटे छोटे दोहराए जाने वाले मोनोमर्स से लंबी बनी श्रृंखला होती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जो है एक कथन वाले प्रश्न जरूर आते हैं और पूछे भी जाते हैं रेगुलर परीक्षाओं में, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानीपूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही उत्तर जो है छांटना है। कैसे? देखिए, अभिकथन है, निशाचर जो पक्षी हैं जैसे कि उल्लुओं की पुतलियां बड़ी होती हैं, और इसका जो कारण है वो है यह प्रकाश को रेटिना तक ले जाने के लिए एक बड़ा मार्ग प्रदान करता है। जो है कथन है आपका कि जो है रात्रिचर जो पक्षी होते हैं जैसे कि उल्लू, इनकी आँख की पुतलियाँ बड़ी होती हैं, और इसका जो कारण बताया है वो है कि रेटिना जो है अधिक प्रकाश को जो है मार्ग प्रदान करता है आँख में जाने के लिए। तो क्या ये सही है? तो जी हाँ, ए जो है दोनों सही हैं। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, लैक्टिक एसिड किण्वन को शामिल करके निर्मित किया जाता है। लैक्टिक एसिड को किण्वन में शामिल करके किसको निर्माण किया जाता है? दही का, दूध का, बियर का या फिर सिरका का? तो जो आपको पता है कि कर्ड यानी कि दही में क्या होता है? दही में होता है आपका लैक्टिक अम्ल, इसलिए लैक्टिक एसिड जो है किण्वन से निर्मित किया जाता है किसका?
दही का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिकाएं खालिस्तान होती हैं। जो सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं वो किसकी होती हैं? शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका, मानव भ्रूण की, गर्भनाल की, या सफ़ेद रक्त कणिकाओं की या कोशिकाओं की? किसकी होती हैं सबसे बड़ी कोशिकाएं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्लियर है आपका, शुतुरमुर्ग के अंडा की जो कोशिका है वो कैसी होती है? सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जो है अंडा भी शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। खालिस्तान में काम करने वाले लोगों को काला फेफड़ा रोग आम है। खालिस्तान में काम करने वाले लोगों को काला फेफड़ा रोग आम है। आईटी उद्योग में, मत्स्य पालन में, कोयला खानों में, या फिर कृषि में? तो देखिए, काला फेफड़ा रोग जो है कोयला यानी कि काले जो कोयला के खानों में जो काम करते हैं उनको लगातार जो है डस्ट आती है, कोयले की खान की जो खुदाई होती है उसकी डस्ट लगातार फेफड़ों में जमा हो जाती है, जिससे काला फेफड़ा रोग हो जाता है। तो जो है कोयला खानों में काम करने वाले लोगों को जो है काला फेफड़ा रोग होना आम बात है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके रैखिक विस्तार का गुणांक अधिक है? निम्न में से किसके रैखिक विस्तार का जो गुणांक है वो अधिक है? क्वार्टज के, इस्पात के, लोहा के, या फिर एल्यूमिनियम के? बताइए, किसके रैखिक विस्तार का गुणांक अधिक है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम का जो रैखिक विस्तार गुणांक है वो सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से किसने पाया कि जब निकट से संबंधित तत्वों को 3 के समूह में रखा जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु भार उस समूह के अन्य 2 तत्वों के लगभग अंकगणितीय माध्य होता है? यह किसने बताया कि जब दो निकट 3 तत्व जब रखे जाते हैं तो जो मध्य में तत्व होता है उसका जो परमाणु भार है उस समूह के अन्य 2 तत्वों के लगभग अंकगणितीय माध्य के बराबर होता है? JW डोवेनियर ने, एंटोनो लावेरेस ने, जॉन डाल्टन ने, या फिर विलियम ऑडलिंग ने? किसने बताया था? जल्दी बताइए। तो जो है आपका JW डोवेरेनर ने जो है JW डोवेरेनर ने बताया था कि जब परमाणु भार उस समूह के अन्य 2 तत्वों के जो है माध्य के लगभग होता है, जो कि मिडिल में स्थित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के समूह 16 के तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है? जो है आवर्त सारणी का जो है समूह 16 के तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है? क्षार पृथ्वी धातु, संक्रमण धातु, चाकोजेंस, या फिर हैलोजन? किस रूप में जाना जाता है आवर्त सारणी के जो है तत्वों को? तो जो है आवर्त सारणी के जो समूह 16 है उसके तत्वों को चाकोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है। यह प्रश्न जो है पटवारी में अभी पूछा गया है, आपको अच्छे से याद होगा। और इस वीडियो में कम से कम 7 से 8 ऐसे प्रश्न हैं जो पटवारी में पूछे गए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है लोहे के उपयोग में कमी से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से, फसलों की कटाई में कमी से, या ध्वनि स्रोतों के प्रदूषण में कमी से? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है आपका वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। जो है जितने भी प्रोटोकॉल हुए हैं इनका अलग से सेपरेट वीडियो बना के रखा है, यहीं पर आई बटन में ऊपर आएगा। आप वीडियो जब ख़त्म हो जाए तो इस वीडियो के बाद उसको देख लेना, सारे आंदोलन आपके एक बार में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे रसायन होते हैं जिन्हें मारने के लिए खरपतवारों पर छिड़काव किया जाता है? खालिस्तान वे रसायन होते हैं जिन्हें मारने के लिए खरपतवारों पर छिड़काव किया जाता है? खाद, उर्वरक, खरपतवारनाशी, या फिर शाकनाशी? तो जब खरपतवारों पर छिड़काव किया जाता है नष्ट करने के लिए तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको कहा जाता है खरपतवारनाशी। खरपतवार समझ लीजिए, खरपतवार होते क्या हैं? देखिए, खरपतवार जैसे आपने कोई मुख्य फसल बोई और मुख्य फसल के साथ जो है अवांछनीय पौधे जैसे कि चारा वगैरह हो जाता है जिनकी अपन ने बुआई नहीं की है, तो ऐसे जो है पौधों को मारने के लिए, ये मारने क्यों होते हैं? क्योंकि जो है जो मुख्य फसल होती है उसके यह जो है पोषक तत्वों को भी अवशोषित करते हैं खरपतवार अपनी वृद्धि और विकास के लिए। तो इनको मारने के लिए खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। और नॉर्मल जो सबसे कॉमन खरपतवारनाशी है वो है 2,4-D। कौन? 2,4-D। अगर पूछा जाए कि नॉर्मल सबसे साधारण खरपतवारनाशी कौन सी है या कॉमन, तो वो है आपकी 2,4-D। तो खरपतवार समझ गए, जो है मुख्य फसल के साथ जो चारा होता है उसको खरपतवार कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संदर्भित करता है जिसमें बेकार हो चुके पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। जो है खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संदर्भित करता है जिसमें बेकार हो चुके पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल है। खतरनाक अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई अपशिष्ट या फिर कंप्यूटर अपशिष्ट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे का लिए अभियान चलाया गया था 2016 में। जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए एक विशेष अधिनियम बनाया गया था जिसको कहा जाता है ई अपशिष्ट। क्या कहा जाता है? ई अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से मतलब जैसे कि आपको चार्जर है, चार्जर ख़राब हो गया, आपने फेंक दिया। CFL बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो ख़राब हो जाती हैं तो उनको ई अपशिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य कवक है? निम्न में से कौन सा एक खाने वाला कवक है? पेनिसिलियम, राइजोपस, अग्रिकस या फिर मोरेल? निम्न में से कौन सा एक खाद्य कवक है, बताइए। तो जो है आपका अग्रिकस, अग्रिकस जो है आपका एक खाद्य कवक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक विषम है? निम्न में से कौन सा एक विषम है? सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी या फिर व्हेल? कौन एक विषम है? तो देखिए इसमें जो सबसे अलग है वो है उभयचर। कौन है सबसे अलग? उभयचर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में भी हमने कुल कितने 25 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है जो कि पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप और आने वाली पटवारी के अलावा आने वाली और जो भर्ती परीक्षाएं हैं मध्य प्रदेश में इनकी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।